हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल लर्न विद्या में स्वागत है। चलिए देखते हैं हम बिहार बोर्ड के हिस्ट्री जो बुक है उसका फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद। कौन है चैप्टर? यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें हम क्या देखेंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद का हम पूरा रिवीजन कर लेंगे। इसमें पूरा A to Z एक पार्ट का पूरा इसमें कुल रिवीजन होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले देखेंगे, जो कि बुक का है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको पहले हम देखेंगे। एक नंबर क्या है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इन एक नंबर का है उत्तरी अमेरिका, बी नंबर का है दक्षिणी अमेरिका, सी नंबर का है यूरोप, डी नंबर का है पश्चिमी एशिया। तो क्या हो जाएगा इसमें? इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं जी? यूरोप महादेश के अंतर्गत। अगला है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? बूर्बो वंश के द्वारा। किसके द्वारा? बूर्बो वंश के द्वारा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेगनीज का संबंध किससे था? कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से, जो कार्बोनरी एक का था गुप्त दल संगठन था, उससे का था मेजनी का संबंध था। ठीक है। यंग इटली और यंग यूरोप 1931 से 1934 में किया गया इसका खोज। तो कौन किया था? मेजनी ने ही किया था। यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है। किसने किया था? मेजनी ने। अगला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के निम्न में कौन सा था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में निम्न से कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया था। ठीक है। आगे बढ़े अब हम। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो किस पद पर नियुक्त किया जी? प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया? नियुक्त किया। अगला है गैरिबाल्डी पेशे से क्या है? गैरिबाल्डी पेशे से क्या है? नाविक है। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है ये। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जलवेरिन एक संस्था थी किसकी? जलवेरिन एक संस्था थी किसकी? व्यापारियों की। जलवेरिन एक संस्था थी किसकी? व्यापारियों की थी। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अगला, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? कब हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि? तो बता दें दोस्तों, 1871 में क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। यूनान वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो किसके लिए दोस्तों? यूनान के लिए ही। ठीक है। 1829 में इंडियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की के साथ हुई। हंगरी की राजधानी कहाँ होता है? बुडापेस्ट होता है। ठीक है। देख लीजिए जो उसमें कहा, अगला क्वेश्चन है उसमें कहा ऑब्जेक्टिव का क्या हो गया? ये मिलान चिन्ह का आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला देख लेंगे इसको। ऑब्जेक्टिव का क्या हो गया? ये मिलान चिन्ह का क्या हो गया? ये आंसर हो गया। किसका हो गया दोस्तों? ये मिलान चिन्ह में, सॉरी, जो अभी हम ऑब्जेक्टिव इसमें देखे 12 को, तो उसी का क्या है ये दोस्तों? आंसर है उसी का। ठीक है।
रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। सिडांग के युद्ध में एक ही महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का क्या हुआ? जन्म हुआ। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, सिडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का क्या हुआ? जन्म हुआ। मतलब जब एक जो शक्ति था उसका जब पतन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जर्मनी जो है, दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी, उसका क्या हो गया? जन्म हुआ। सिडेवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? ये तो याद है आप लोग को, ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच। 1848 की तो आसान सा क्वेश्चन है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिख युग का भी क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। कब? 1848 में। वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे वहीं इटली का प्रभुत्व से बचा रहा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक कौन है? ऑटो है, को वहाँ राजा घोषित किया गया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। VVI है, बहुत VVI क्वेश्चन है ये। इसको क्या करेंगे? इसको देखेंगे। अगला है मिलान करें। मिलान करना है दोस्तों, मिलान करना है तो मिलान करते हैं हम। मेजनी क्या था? तो मेजनी एक राजनीतिज्ञ था। ठीक है। हीगल का था एक दार्शनिक था। जो हीगल था वो क्या था? एक दार्शनिक था। बिस्मार्क जर्मन चांसलर था। विक्टर इमैनुअल क्या था? इटली का शासक। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। मेटरनिख का पतन 1848 में हुआ था। ठीक है। इटली का एकीकरण 1871 में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। सिडान युद्ध कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? 1870 में। कोसुत का था? एक हंगरिया राष्ट्रवादी नेता था। कोसुत कौन था? एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। इंडियानोपल की संधि 1829 में हुआ था, याद रखेंगे। यूनान की स्वतंत्रता 1832 में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 में। चारों क्वेश्चन जो है ये चारों क्वेश्चन का है VVI क्वेश्चन, इसको रट लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 20 शब्दों में क्या करना है? इसको उत्तर देना है। पहला है 1 नंबर जो फर्स्ट पेज है, जो पार्ट 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में यही आप लोगों को क्वेश्चन दिया है। यही क्वेश्चन का आंसर है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का है वो प्रतिफल है, जिसमें विशेष प्रकार का भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को लिए एकता का बना रहता है, वाहक बना रहता है। मतलब राष्ट्रवाद से हम लोग को ये मिलता है कि हम लोग को राष्ट्रवाद में रहना है तो एकता बना कर रखना चाहिए। ठीक है। अगला है मेजनी कौन था? मेजनी कौन था दोस्तों? मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। मेजनी कौन था? मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का क्या था? वो सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ
वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। कौन विचारों का समर्थक था? गणतांत्रिक विचारों का क्या था? समर्थक था। समर्थक था, विचारों का समर्थक साहित्यकार भी था। साथ साथ क्या था? साहित्यकार भी था। बिजनी राजनीति में भी काफ़ी दिलचस्पी रखता था। जो राजनीति होता था, राजनीति अभी भी है, पॉलिटिशियन में काफ़ी दिलचस्पी रखता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण में क्या था? निम्नलिखित बाधाएं था। जर्मनी के एकीकरण में क्या था? जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं था। लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था? बटा हुआ था। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था? बटा हुआ था। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। इन राज्य में क्या था? राजनीति था, सामाजिक था और धार्मिक विषमताएं था। राष्ट्रवाद की भावना का क्या था? इसमें अभाव था। राष्ट्रवाद की भावना क्या था? अभाव था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप क्या था उसमें? ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। अगर इस तरह लिखा जाएगा एग्जाम में, देख लीजिए कितना अच्छा लिखा गया है। लिखा गया है ना, कितना अच्छा, एक बार देख लीजिए लो, सब कुछ बहुत अच्छा लिखा गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें फुल में क्या मिलेगा? फुल मार्क्स मिलेगा अगर इस तरह लिखा जाएगा तो। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 को लिखा गया है। ठीक है, किसके बारे में? जर्मनी के एकीकरण की जो बाधा, क्या बाधा था उसके बारे में। अगला है मेटरनिख युग की भूमिका। मेटरनिख युग की भूमिका। ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिख ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक शासन चला? मेटरनिख युग का समय कब से कब तक था शासन का? तो मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, मेटरनिख ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। मेटरनिख ने कब से कब तक शासन किया? 1815 से 1848 तक। शासनकाल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस शासनकाल को मेटरनिख युग का कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो यही देखेंगे हम 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फ्रांस का शासक लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। 1848 के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई फिलिप। एक क्या था वो शासक में? उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। क्या था? बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का क्या किया? अवलंबन किया। किसका? अपना जो विरोधी था उसको खुश करने के लिए क्या किया? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का क्या कर दिया? अवलंबन किया। और यही क्या करते हैं, सन 1840 में गिज्जो को क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। गिज्जो कैसा था? जो कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं किसको? गिज्जो को। और गिज्जो क्या था? कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जो राज्य में किसी प्रकार का बदलाव में अपना पक्ष नहीं रखता था। राज्य में किसी प्रकार का बदलाव में अपना पक्ष क्या करता था? नहीं रखता था। इसके कारण देश में गरीबी, भूखमरी चरम सीमा पे थी। उस टाइम क्या था जब गिज्जो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया? वो तो क्या था? एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जो राज्य में किसी प्रकार के बदलाव में अपना क्या करता था? पक्ष नहीं रखता था, जिसके कारण देश में गरीबी, भूखमरी क्या थी? उस टाइम चरम सीमा पर थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी दोस्तों?
इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी। कैसा भावना? राष्ट्रवादी भावना। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, जो क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया। क्या किया? प्रयासों को दबाया। मेटरनिक की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। क्या हुआ उसमें? इटली तथा जर्मनी की जनता में क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या किया? समाप्त किया। पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास और अंततः सफलता पाई। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, उसको देखेंगे इस क्वेश्चन में। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने इटली एवं जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। कैसी रूपरेखा? वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इनके एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत हुआ। नेपोलियन के प्रभुत्व तथा उत्कर्ष से अन्य राज्य अपनी अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध करने लगे। इससे उनमें आपसी एकता और राष्ट्रीयता का भावना विकास हुआ। नेपोलियन ने जर्मनी के 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का संघ बनाकर जनता में राष्ट्रवाद की भावना भरी। ठीक है, जर्मन राज्य संघ में कितना गो राज्य था? 39 गो राज्य था। कितना संघ? 39 गो राज्यों का संघ था। और नेपोलियन ने क्या करते हैं? जर्मनी को छोटे छोटे 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। ठीक है, इस प्रकार नेपोलियन के कार्य यूरोप को फैलाने में सहायक रहे। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। इसने दक्षिणी इटली की रियासतों का एकीकरण तथा गणतंत्र की क्या किया? स्थापना की। गैरिबाल्डी मेजनी के विचारों का क्या था? समर्थक था, परंतु काउर के विचारों में आकर संवैधानिक राजतंत्र का क्या बन गया? पक्षधर बना। किसके राजतंत्र में आकर? संवैधानिक राजतंत्र में आकर क्या बन गया? राजतंत्र का पक्षधर बन गया। उसने अपने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना का क्या कर दिया? गठन किया और इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। किस पे आक्रमण कर रहा है? याद रखेंगे, सिसिली और नेपल्स। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुएल को क्या कर दिया गया? सौंप दिया। किसको सौंप दे रहा है? गैरिबाल्डी ने किसको सौंप रहा है? विक्टर एमेनुएल को। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों? नाविक था। ठीक है, और इसने क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम तो नहीं किया, लेकिन ठीक है किए हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन। बिस्मार्क एक के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? विलियम प्रथम का यह दृढ़ विश्वास था कि प्रशा के सुदृढ़ राजतंत्र के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण का है संभव है। विलियम एक राष्ट्रवादी विचारधारा का था। कैसा विचारधारा का था? राष्ट्रवादी। उसके द्वारा जर्मनी में औद्योगिक क्रांति में तेजी लाने एवं आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के फलस्वरूप जर्मन राज्य एकता के सूत्र में बांधते हुए
विलियम एक एक ही वह व्यक्ति था जिसने बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण के कारण कारण जैसा महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर दिया और हर कदम पर उसे समर्थन भी दिया। अन्यथा बिस्मार्क के लिए यह उपलब्धि हासिल करना क्या था? असंभव था। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यहाँ से देखेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इटली के एकीकरण में मेजनी, काउर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउर का क्या था? मेजनी, काउर और गैरिबाल्डी का क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी के बारे में जानते हैं हम लोग। मेजनी का एक दल कौन था? कार्बोनरी दल था। कौन? एक गुप्त दल कौन सा था? कार्बोनरी दल का क्या था? वो सदस्य था। वह योग्य सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का क्या था? वो समर्थक था। गणतांत्रिक विचारों का क्या था? समर्थक था तथा साहित्यकार भी था। गणतांत्रिक विचारों के साथ साथ क्या था? वो साहित्यकार भी था। उसके 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों के द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का क्या कर दिया गया? प्रयास किया, परंतु असफल रहने पर उनका इटली से पलायन करना पड़ा। काउंट काउर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। कैसा था काउंट काउर? सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। उसने इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को माना था। किसको माना था? सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को माना था। अतएव ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से दोस्ती की। किससे दोस्ती की दोस्तों? फ्रांस से। काउर जानता था कि यदि पिंडमानो सर्डिनिया के इटली के एकीकरण का नेतृत्व करना है तो उसे आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनना होगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ये तो हम पढ़ किए लोग। ठीक है, यहाँ से आप देख लेंगे, आप लिख लेंगे थोड़ा सा यहाँ से। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? देखिए कितना अच्छा लिखा गया है इसमें। बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में प्रूसिया का प्रतिनिधि हुआ करता था, वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण में जुट गया और उसकी कूटनीतिक सफलता था कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी सभी उसे अपने विचारों का क्या करते थे? समर्थन समझते थे। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह नीति का क्या कर दिया गया? अवलंबन किया। किसने किया? रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। कालांतर में उसने 1830 के ऑस्ट्रिया प्रूसिया संधि का विरोध करना शुरू किया, जिसमें प्रूसिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब प्रूसिया के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। अगला है राष्ट्रवाद के उदय की कारणों की चर्चा करें एवं प्रभाव की। यूरोप में फ्रांसीसी कारण तथा नेपोलियन, ये सब क्या था? इसमें था राष्ट्रवाद के उदय में था। और देख लीजिए यहाँ से ठीक से लिखा जाएगा दोस्तों। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं होगा तो यहाँ से। चलिए दोस्तों, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रिटेन कौन लिखा है? अर्चना कुमारी, जो क्लास का है 10th में है। ठीक है, उसी का लिखा हुआ सब हम लोग पढ़े हैं आज। कितना अच्छा लिखी हुई है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।